अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज हम दोबारा हाज़िर हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है। इस आज के टॉपिक का ताल्लुक़ जो है ना, ये सिर्फ़ मेडिकल बिलिंग से नहीं है, बल्कि हर उस काम से है जो आप मार्केट में कंपटीशन के साथ कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आज हम 4 चीज़ों पे बात करेंगे। एक चीज़ जो भी मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा और ठीक है, आज हम इन 4 चीज़ों पे बात करने वाले हैं क्योंकि रिसेंटली मैंने ख़ुद ये कल अपने टीचर, अपने उस्ताद से ये सीखी हैं, ये पढ़ी हैं। तो मेरा कंसेप्ट तब क्लियर होता है जब मैं या तो इसको आगे डिलीवर कर दूं, या फिर मैं इसको एक दफ़ा बोल के पब्लिक पॉइंट पे बता दूं, या तो मैं इसको लिख के रख लूं। हर इंसान की अपनी क्रेडिबिलिटी है कि वो चीज़ों को किस तरह से ऑब्ज़र्व करता है। यहाँ पे एक और चीज़ आती है, कैलिबर के मेंटालिटी भी एक किस्म की जो है वो इफ़ेक्ट करती है कि हम मार्केट में चलती हुई चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। आपको पता है मेडिकल बिलिंग के हवाले से जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है, या मेरे चैनल बनाने से पहले भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी, और मेरे चैनल बनाने के बाद भी काफ़ी सारे लोगों ने चैनल्स बनाए और अपने जो उनका सबक था, जो उनकी लर्निंग पॉइंट था, उन्होंने उसको सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट किया। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप अपने सबक को या तो लिख के रखते हैं, या अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए किसी से डिस्कस करते हैं, या आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म रखा हुआ है जहां पे आप अपने सबक को लोगों के सामने रखते हैं कि लोग उसमें से आपकी जो खामियां हैं वो बताएं। तो इसी तरह मैं भी एक स्टूडेंट भी हूं, एक टीचर भी हूं, एक लर्नर भी हूं, एक मेडिकल बिलर भी हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये उन लोगों के लिए है, ख़ासकर ये बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो मेडिकल बिलिंग की फील्ड में काम करते हैं। वो किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, या किसी एज ए थर्ड पार्टी के थ्रू काम कर रहे हैं, वो घर बैठ के काम कर रहे हैं, वो किसी इन ऑफिस में जाके कर रहे हैं। तो उनकी ज़िंदगी के अंदर ये जो 4 चीज़ें हैं ये इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि इनमें से किसी भी एक चीज़ के आने से पूरी की पूरी जो लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। पूरा का पूरा जो सर्कल है वो बिल्कुल ख़त्म होके रह जाता है। मेडिकल बिलिंग की फील्ड का, इस मेडिकल बिलिंग की जो फील्ड है ना, उसके अंदर इन 4 चीज़ों का गहरा ताल्लुक है। अगर इनमें से हम पहली चीज़, जिसको मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसका असल मतलब है तनकीद। शायद मेरे जैसे कई लोगों को नहीं पता होगा, मैंने भी ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना और फिर मैंने कहा कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ इस चीज़ को शेयर करूं, अपनी ऑडियंस के साथ इस चीज़ को शेयर करूं, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे ये बात सिखाई है कि जो तुम्हारे पास इल्म है ना, इसको डिलीवर कर दो, इसको लोगों तक एज पहुंचा दो जिसको तुम सिखाना चाहते हो। कोई भी एक चीज़ अपने तक महदूद नहीं रखो ताकि लोग तुम्हारे मोहताज ना रहें, क्योंकि मैं किसी का मोहताज नहीं रहना चाहता। तो इसलिए मैं किसी को अपना मोहताज रखना भी नहीं चाहता। जब मैं किसी को नहीं रखूँगा तो अल्लाह की ज़ात भी मेरे ऊपर कोई ऐसा वक्त नहीं लेके आएगी कि जिस वजह से मैं किसी का मोहताज रहूँ। तो ये है गिव एंड टेक। अब बात करते हैं हम अपने असल टॉपिक की, कि ये जो चीज़ है ना, अगर आप काम कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, या आप काम कर रहे हैं किसी अपने बॉस के साथ, या आप काम कर रहे हैं किसी कम्युनिटी में, ऑफिस में, इसका ताल्लुक दोनों साइडों पे आपके गहरे असरात छोड़ता है। अगर आपके ऊपर तनकीद की जा रही है, आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको पकड़कर आपको बताया जा रहा है कि आपने ये मिस्टेक की है, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, मेडिकल बिलिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर जो बंदा ये कहता है कि आपको थ्योरिकल नहीं सीखना चाहिए बल्कि आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल में जाना चाहिए, वो एक ऐसा झूठ बोलता है कि इसकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं। वो शख्स जो कहता है कि ये जो टॉपिक्स हैं मेडिकल बिलिंग के, ये तो थ्योरिकल है ही नहीं, ये प्रैक्टिकल है, वो झूठ बोलता है। उसने रट्टा लगाया हुआ है। देखो थ्योरी क्या है, मेरे मुंह से अल्फाज जो भी अदा हो रहे हैं ये थ्योरी है। जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि मैंने करना क्या है तो हम क्या करेंगे। मेडिकल बिलिंग के अंदर थ्योरी आना
110% ज़रूरी है। जिस बंदे को थ्योरी नहीं आती वो काम नहीं कर सकता। जो शख्स ये कहता है ना कि मैं बगैर थ्योरी के काम कर रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा है। देखो, अब उसने माउस पकड़ा, सॉफ्टवेयर खोला, उसको किसी ने बताया कि ये सॉफ्टवेयर है, ये माउस से लॉग इन पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब जिसने ये बताया कि लॉग इन पे क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा, बेसिक ये थ्योरी थी तो उसको पता था ना कि लॉग इन पे क्लिक करूंगा तो ओपन होगा। उसने कभी लॉग आउट पे क्लिक करके हमने कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया है? नहीं ना। इसी तरह थ्योरी ज़रूरी है। आपको थ्योरी आएगी तो प्रैक्टिकल आएगा, अगर थ्योरी नहीं आएगी तो प्रैक्टिकल आपको पता ही नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये डाइस पे ये जो है ना डस्टर है, इससे हम वाइट बोर्ड साफ करते हैं। अब ये एक पेन है, अब आपको पता ही नहीं है कि इन दोनों का काम क्या है वाइट बोर्ड पे, और ये दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी जाए, आप क्या करोगे? आप दोनों चीज़ों को देखोगे कि यार मैंने क्या करना है। अब अगर आपको बता दिया जाए कि इससे लिखना है, इससे इरेज करना है, ये थ्योरी है जो आपको बताई गई, जो आपकी मेंटालिटी को सेट किया गया कि इन दो चीज़ों से काम कैसे लेना है। तो 110% मेडिकल बिलिंग फील्ड के अंदर थ्योरी 10,000% भी अगर मैं कहता हूं तो ये काम में इफेक्ट करती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे तनकीद की। अगर ये क्लाइंट की तरफ से तनकीद आती है, आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं, क्लाइंट आपको एक मिस्टेक बताता है कि बेटा ये आप मिस्टेक कर रहे हो, ये सेकंड टाइम नहीं करनी, और दूसरी दफ़ा आप मिस्टेक करते हो। अब पहली दफ़ा आपने मिस्टेक की तो आपने कहा कि ये पहली दफ़ा था। ये मैं लिख रहा हूं क्योंकि इसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब जैसे ही आपने गलती की, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्लाइंट के आगे ज़ीरो हो गई। क्लाइंट समझता है कि इसने जो गलती की है इसका मतलब क्या है, इसकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ें जो हमारा डॉक्टर को बताना ज़रूरी है, या कोई ऐसी चीज़ें जो पहले वाकई गलत होंगी तो ठीक होंगी, 10,000 में से कोई एक चीज़ वो इफ़ेक्ट हो सकती है। लेकिन मेडिकल बिलिंग की फील्ड में मिस्टेक को रिपीट करना, ये आपकी क्रेडिबिलिटी को ज़ीरो कर देता है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप कहते हो सर ये तो पहली दफ़ा था, ये आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपके सारे काम का ताल्लुक जो है वो इस 4 नंबर ऑप्शन से है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन से। अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपने SOPs पहले से लिख कर नहीं रखे हुए, आपने डाटा ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ कि किस प्लान पे क्या सिचुएशन है, किस CPT कोड के साथ कौन सा मॉडिफायर जाएगा, या जो मेरी स्पेशलिटी है डॉक्टर है उसकी SOPs क्या है, जब तक आप इस चीज़ का डाटा ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे तब तक ये जो आपका वर्ड है कि पहली दफ़ा वाली गलती, ये आप हमेशा करते रहेंगे। और जब भी आप गलती करेंगे आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, और आपकी अकाउंटेबिलिटी पे एक सवाल या निशान का टैग लग जाएगा कि आप जो काम कर रहे हो वो एज ए सवाल या निशान बन जाएगा। अब मार्केट के अंदर अगर आप ये समझते हो कि आप डॉक्टर को, क्लाइंट को ये कहोगे कि सर मार्केट में तो गलतियां होती हैं और कंपनियां गलतियां करती हैं और बाद में ठीक की जाती हैं, डॉक्टर कहेगा कि फिर मैं मार्केट से ना काम करवा लूं, तुमसे क्यों करवा रहा हूं। देखो, अब आप डॉक्टर हैं, आप प्रोवाइडर हैं, आप किसी को पे कर रहे हैं अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस की अकाउंटेबिलिटी के लिए, और वो बंदा एक गलती करता है, आप उसको पहले हफ्ते समझाते हो, फिर सेकंड टाइम वो गलती दोबारा करता है। अब आप क्या करते हो, आप कहते हो यार ये तो मैंने आपको बताई थी, उसके बावजूद आप गलती कर रहे हो। अब ये जो गलती जब रिपीट होती है ना, वो किस वजह से होती है कि पहली दफ़ा जब गलती हुई उसको हमने अपने SOPs के अंदर डाटा ऑर्गेनाइज नहीं किया था। मतलब एक गलती आपने की, प्रोवाइडर ने आपको बता दी, अब आपका ये फ़र्ज़ है कि आप उसको अपने SOPs के अंदर लिख लो कि ये गलती मैंने की थी। कोई एक केस आ जाता है, जैसे अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक बंदा जर्नल फिजिशियन है, वो मेडिकल बिलर से काम ले रहा है और मेडिकल बिलर उसका काम कर रहा है, साल में 1 या 2 दफ़ा WC केस आते हैं। ये आता है मतलब जर्नल फिजिशियन के पास जो WC केस होता है, वर्कर कंपनसेशन जो केस होता है ना, ये कोई
महीने में एक बार या 6 महीने में एक दफ़ा आ सकता है। वो लोग मेरी बात से अंडरस्टैंड करेंगे जो मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा केस आ गया। अब पहली दफ़ा जब ये केस आया तो आपने इस केस को, इसके क्लेम को बनाते हुए कोई गलती कर दी। आपको आइडिया नहीं था कि ये जो WC क्लेम है इसकी अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अलग रूल्स हैं, अलग जो है ना वो क्राइटेरियाज़ हैं। आपने गलती कर दी। अब क्लाइंट ने आपको निशानदेही करवा दी कि भाई जब WC क्लेम आएगा इस पे पार ज़रूरी है, ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर C3 फॉर्म ज़रूरी है, और इसके बाद इसके अंदर WCB नंबर ज़रूरी है। इन तीनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल नहीं है। अगर WCB क्लेम आएगा तो पार भी होती है, C3 फॉर्म भी होता है, WCB। अब ये आ रहा है आपकी प्रैक्टिस के अंदर 6 महीने में एक दफ़ा या साल में एक दफ़ा। पहली दफ़ा आया, आपने डाटा ऑर्गेनाइज नहीं किया, आपने इस केस को स्टडी नहीं किया, आपने गलती कर दी। आपको प्रोवाइडर ने तनकीद की। जब तनकीद की आपकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई, आपके अकाउंटेबिलिटी पे सवाल या निशान आ गया। आपने डाटा ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था जिस वजह से ये तनकीद हुई और ये दो चीज़ें आपकी अनस्टेबल हो गई, ठीक है। अब पहली दफ़ा जब मिस्टेक हुई थी और डॉक्टर ने आपको बताया कि इसके लिए WCB नंबर ज़रूरी है, पार ज़रूरी है या C3 फॉर्म ज़रूरी है, आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप डाटा ऑर्गेनाइज करते और अपने SOPs के अंदर ये चीज़ें शामिल करते। अब आपने क्या किया, आपने इसका डाटा ऑर्गेनाइज नहीं किया। 6 महीने बाद ये दोबारा केस आया। आप भूल गए थे क्योंकि आपने कहीं पे लिख के नहीं रखा हुआ था, SOPs के अंदर लिख के नहीं रखा हुआ था, इसलिए आपने दोबारा मिस्टेक कर दी। अब प्रोवाइडर जो होता है ना, उसके पास लिखी हुई होती है चीज़ कि इस बंदे ने ये गलती की, इसको मैंने ये बताई, उसने अपने मीटिंग पॉइंट के अंदर लिखा हुआ होता है। जब वो ये बात करता है ना कि नासिर मैंने तो आपको ये मिस्टेक पहले बताई थी, अब बताओ ये दोबारा क्यों हुई है, आपके पास कोई जवाब नहीं होता, आप अपना दिफा नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारी। हम ये नहीं कह सकते कि ये पहली दफ़ा हुआ है, क्यों ये दूसरी दफ़ा हुआ है। ये दूसरी दफ़ा नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? आपको डाटा ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए था। अब आप मेरी इस बात को दुनिया की जिस मर्जी फील्ड के साथ जोड़ दो, ये 110% इफेक्ट करती है। आप जिस मर्जी इंटरनेशनल क्लाइंट या नेशनल लेवल पे क्लाइंट का काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं, आप किसी बॉस का काम कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर तनकीद आती है, आप डाटे को ऑर्गेनाइज करके रखो। अगर आप डाटा ऑर्गेनाइज नहीं करते एक्सेल पे, वर्ड पे, अगर आप डाटा ऑर्गेनाइज नहीं करते और आप अपने पास SOPs के अंदर ऐसी चीज़ें लिख के नहीं रखते, तो जब आप दूसरी दफ़ा गलती करोगे, क्लाइंट हो सकता है आपको छोड़ दे। उसकी नज़र में आप क्या हो जाएंगे? नॉन सीरियस। ठीक है, उसका क्या मतलब है कि आप नॉन सीरियस हैं। आप डाटा ऑर्गेनाइज नहीं करते, आप पहली दफ़ा वाला वर्ड अपना ख़त्म नहीं कर रहे, आप मिस्टेक को रिपीट कर रहे हो, इसका क्या मतलब है कि आप नॉन सीरियस पर्सन हो। मार्केट में करोड़ों लोग हैं जो मेडिकल बिलिंग का काम कर रहे हैं। आप कंपटीशन में कब दौड़ सकेंगे? आप कंपटीशन में कब दौड़ सकेंगे? जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी के अंदर से, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी के अंदर से पहली दफ़ा वाला वर्ड जो है ये निकाल देंगे। आपको जो काम दिया जाता है, आप जिस क्लाइंट का काम कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे है, चाहे वो नेशनल लेवल पे है, आपके पास डाटा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, आपके पास स्टेप बाय स्टेप SOPs की लिस्ट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ जो मैं पहले गलत कर चुका हूँ, उसका सेकंड टाइम होना ऐसे ही है जैसे ब्लंडर है, और ये आपकी क्रेडिबिलिटी को ज़ीरो कर देगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी पे सवाल या निशान खड़ा कर देगा, और आपको कम्युनिटी के अंदर नॉन सीरियस पर्सन की लिस्ट में ऐड कर देगा। अब लोग कहते हैं क्लाइंट नहीं मिलता, लोग कहते हैं क्लाइंट मिलता है तो भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? आप डाटा ऑर्गेनाइज नहीं करते, आप SOPs को लिख के नहीं रखते, आप अपने मिस्टेक को रिपीट करते हैं,
आप पहली दफ़ा वाला वर्ड ख़त्म नहीं करते। देखो, पहली दफ़ा वाला वर्ड ख़त्म हो सकता है जब आप डाटा ऑर्गेनाइज करके रखोगे और SOPs को लिख कर रखोगे। ये आप तब लिख सकते हो ना जब आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी। आपको पता ही नहीं है कि आप काम क्या कर रहे हो तो आप लिखोगे क्या। मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ ना कि यार आप असाइनमेंट किया करो, नहीं करते। 100 अगर मेरे बैच में अभी हैं 144 स्टूडेंट हैं, उसमें से 20 लड़के हैं या फीमेल हैं जो असाइनमेंट करती हैं, जो डाटा ऑर्गेनाइज करती हैं, जो अपने मिस्टेक को रिपीट नहीं करती, जो पहली दफ़ा वाला वर्ड यूज़ नहीं करती। हमेशा उनसे जब भी टेस्ट लिया गया है, जब भी इंटरव्यू लिया गया है, 100 में से 90% उन्होंने मार्क्स लिए हैं। अब वो लोग जो डाटा ऑर्गेनाइज नहीं करते, जो SOPs को लिख के नहीं रखते, जो अपनी क्रेडिबिलिटी को प्लस पॉइंट पे नहीं रखते, जो अपनी अकाउंटेबिलिटी से सवालिया निशान नहीं हटाते, वो कामयाब नहीं है। वो 10 साल काम करें, जब तक वो डाटा ऑर्गेनाइज करना नहीं सीखेंगे किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं है। देखो, ये जो अगर क्लाइंट एंड से आएगा तो क्लाइंट कहता है कि मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक रिपीट हुई है तो ये आपको नॉन सीरियस लिस्ट में ऐड कर देता है। अगर आप किसी बॉस के साथ काम कर रहे हैं, आपकी मिस्टेक आपके बॉस की क्रेडिबिलिटी को भी जीरो कर देती है। वो आपके दिफा करने के लिए बैठा होता है, वो आपको एक ऐसे सेफ माहौल के अंदर बिठा के रखता है, खुद सारा प्रेशर ऑब्जर्व करता है। सारे बॉस की बात नहीं करूंगा, मैं जिनसे मैं मिला हूं, जिनसे मैं सीख रहा हूं या जिनसे मैं सीखा हूं, मैं उनकी बात करूंगा कि 110% अप्रिशिएटेड कि हमारे जो बॉस हैं वो प्रेशर का 1% हिस्सा भी अगर उनके ऊपर 100% प्रेशर पड़ता है, 1% भी हमारे ऊपर वो अप्लाई नहीं करते। सिखाने में, बताने में, डाटा ऑर्गेनाइज करवाने में, हमारी मिस्टेक में, पहली दफ़ा वाले वर्ड में 1% भी वो हमारे ऊपर जो प्रेशर होता है वो अप्लाई नहीं करते। ये हमारे टीचर्स की खसूसियात है। अब यहाँ पे आप अपनी गलती की वजह से, अपना डाटा ऑर्गेनाइज नहीं किए होने की वजह से, अपने SOPs ना लिखने की वजह से आप अपने मैनेजर, अपने बॉस की क्रेडिबिलिटी को जीरो करते हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी पे भी सवाल या निशान का टैग लगा देते हैं। इसलिए हम कामयाब नहीं हैं। हम सोचते हैं हम जुए की ऐप, प्रमोशन गेम्स की तरफ भागते हैं, हम शॉर्टकट के चक्कर में अमीर होना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर दूं, मेरे दोस्त जो 2016 से लेके 20-21 तक मुझे कहते रहे इस ऐप पे इन्वेस्ट करो, इस ऐप पे इन्वेस्ट करो, लेकिन मैंने नहीं किया। अब मैंने 2021 में ये स्किल स्टार्ट की सीखना, आज वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि हमें ये स्किल सिखाओ। कहाँ गई उनके जुए की ऐप की कमाई, कहाँ गई उनकी गेमिंग ऐप की? पर वो शॉर्टकट है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो स्किल है ये आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगी। इस फील्ड में पैसा, डॉलर की बरसात नहीं है। ये फील्ड मेहनत मांगेगी, लेकिन जब ये पैसा देना स्टार्ट करेगी कभी स्टॉप नहीं करेगी। ये 110% मेरा कंसेप्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात क्या कर रहे थे? क्रेडिबिलिटी और इसकी। अगर ये आप ऑफिस में काम करते हैं और आपके ऊपर तनकीद आती है क्लाइंट की तरफ से, तो आपके पूरे ऑफिस की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है और अकाउंटेबिलिटी पे सवाल या निशान का टैग लग जाता है। आपकी इज्जत नहीं रहती, आप ऑफिस की नज़र में भी नॉन सीरियस हैं, बॉस की नज़र में भी नॉन सीरियस हैं और क्लाइंट की नज़र में भी आप नॉन सीरियस हो जाते हैं। अब इसी तरह ये जो क्रेडिबिलिटी है, ये क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है कि अगर उसने हमें 100 क्लेम दिया है, वो चाहता है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी के मुताबिक काम को टाइम खैर मैंने जो है ना वो इफेक्ट नहीं करता, लेकिन असल चीज़ क्या करती है? आपकी एक्यूरेसी के साथ उसको काम चाहिए, उसको मिस्टेक नहीं चाहिए। अगर मिस्टेक नहीं है तो आपकी क्रेडिबिलिटी प्लस में चलेगी। क्या चलेगी? प्लस में। अगर आप मिस्टेक करते हैं तो जीरो हो जाएगी। अगर आप मिस्टेक को रिपीट करते हैं तो आप नॉन सीरियस कहलाएंगे। पहली दफ़ा वाला आप बार बार वर्ड यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि आपने SOPs को लिख के नहीं रखा, आपने डाटा ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ। जब आप डाटा ऑर्गेनाइज करना सीख जाएंगे, अपने स्टेप को लिखना सीख जाएंगे, दुनिया की किसी फील्ड में आप मार नहीं खाएंगे। आप अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, बैंकर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट, कोई भी दुनिया की कोई भी फील्ड है, अगर उसके अंदर आपने अपना डाटा ऑर्गेनाइज किया हुआ है और आप SOPs को लिख के चलते हैं, कभी भी इसकी नौबत नहीं आती, ये कभी ज़ीरो नहीं होता,
कभी आपकी अकाउंटेबिलिटी पे सवाल या निशान नहीं आता। अब बात करते हैं, अब देखें क्रेडिबिलिटी का ताल्लुक हमारी मिस्टेक, रिपीटली मिस्टेक और हमारी एक्यूरेसी के साथ है। अब अकाउंटेबिलिटी क्या है? जो डॉक्टर है वो चाहता है, जो क्लाइंट है, बेशक वो नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है, जो बॉस है, जो ऑफिस है, वो कहता है कि अगर हमने आपको 20 क्लेम दिए हैं तो हमें लिस्ट आउट करके दिया जाए कि आपने 20 क्लेम का क्या किया। साल बाद भी अगर वो इस लिस्ट को ओपन करें तो प्रॉपरली जो वो लिस्ट देखें तो पूरी समझ आ जाए कि इस लिस्ट पे जो काम करने वाला पर्सन है, जो वर्कर है, उसने क्या किया था। अगर उसको पूछना पड़ गया कि आपने इस पे क्या किया था तो इसका मतलब है आपने अपना डाटा ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ। अगर आपने डाटा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, आपने हर क्लेम के आगे नोट्स डाले हुए हैं कि आपने पहले क्या काम किया था, बाद में क्या काम किया था, उसके बाद क्या काम किया था, तो आपने प्रॉपर नोट ऐड किए हुए हैं, अपने डाटे को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, अपने एसओपीज लिख के रखे हुए हैं, क्लाइंट आपसे इंतहाई खुश होगा, कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार तनकीद का निशाना बन रहे हैं, अपनी मिस्टेक को रिपीट कर रहे हैं और पहली दफ़ा वाला वर्ड जो है ये अपनी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं कर रहे, तो फिर आपको नॉन सीरियस लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। आपकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो होगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी पे सवाल या निशान होगा, आप ऑफिस की नज़र में भी नॉन सीरियस पर्सन कहलाएंगे और बॉस की नज़र में भी और क्लाइंट की नज़र में तो वैसे ही आपकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई। अब ये चीज़ मैंने क्यों बताई है, क्योंकि जब हम मेडिकल बिलिंग का काम कर रहे होते हैं, चाहे वो क्लाइंट का हो, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो बॉस का हो, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार कहता हूं वो है डाटा ऑर्गेनाइज करना, अपने काम को रिप्रेजेंट करना। जब तक आप अपने काम को रिप्रेजेंट करना नहीं सीखेंगे, आप कभी भी किसी फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपने लिखना है तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके लिख लीजिएगा, अपने नोट्स आप लाजमी बनाइएगा। ये देखो, ये अकाउंटेबिलिटी था, एक क्लेम आया जो आपने सबमिट किया, क्लेम किसी वजह से इंश्योरेंस के पास रिजेक्ट हो गया। आपने इंश्योरेंस से बात की, लेकिन आपने ये डाटा कहीं पे भी ऑर्गेनाइज, डाटा जो था ना वो आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था, लिखा नहीं। आपको इंश्योरेंस ने कहा कि आप रीसबमिट कर दो, आपने रीसबमिट कर दिया, अब दोबारा डिनाई हो गया, दोबारा आपने इंश्योरेंस से बात की, आपने अपील कर दी, लेकिन आपने पहली दफ़ा जब ये रिजेक्शन हुई थी तो आपने ये डाटा ऑर्गेनाइज नहीं किया था, क्लाइंट को नहीं पता कि रिजेक्शन क्यों हुई। फिर दोबारा आपने रीसबमिट किया, आपकी इंश्योरेंस से क्या बात हुई, आपने यहाँ पे डाटा ऑर्गेनाइज नहीं किया था तो क्लाइंट को नहीं पता कि रीसबमिशन क्यों हुई। अब आपने अपील की, आपने यहाँ पे 3 दफ़ा आपने नोट अपडेट करने थे, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, यहाँ पे आपने नोट अपडेट कर दिए अपील के अंदर। अब आप, क्लाइंट कह रहा है कि इस क्लेम पे क्या बना, आप कह रहे हो अपील की है, क्लाइंट कहता है अपील क्यों की है, क्या मतलब अपील की है, आप कहते हो जी वो रिजेक्ट हुआ था, मैंने रीसबमिट किया था, डॉक्टर कहता है रिजेक्ट हुआ था, डाटा तो ऐसी कोई बात नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, आपने तो कभी नहीं लिखा कि ये जो क्लेम है ये रिजेक्ट हुआ था, आप कैसे कह रहे हो कि आपने अपील कर दी है। आपने मेहनत भी की, कॉल की, रिजेक्शन का पता किया, कुरेक्शन की, रीसबमिशन की, दोबारा इंश्योरेंस को कॉल की, दोबारा कुरेक्शन की, अपील कर दी, आपने तो पूरी मेहनत की है। हो सकता है आपने इस पे 4-5 घंटे लगाए हो, आपने डाटा ऑर्गेनाइज नहीं किया था, इसलिए आपने जो प्रोग्रेस की, आपने जो वर्किंग की, उसने आपकी क्रेडिबिलिटी को ज़ीरो कर दिया और आपकी अकाउंटेबिलिटी पे सवाल या निशान खड़ा कर दिया। क्यों? आपने एक्यूरेसी के साथ काम तो किया लेकिन आपने डाटा ऑर्गेनाइज नहीं किया। सॉरी, बार बार कॉल आ रही है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब हमारा टॉपिक एंड हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप अपनी मिस्टेक को रिपीट ना करें, अपनी क्रेडिबिलिटी को ज़ीरो पे ना जाने दें,
अपनी अकाउंटेबिलिटी के आगे सवालिया निशान मत आने दें। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको इन सब चीज़ों से बचा सकती है वो है डाटा ऑर्गेनाइज करना, लिखना, अपने एसओपीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिख के रखना। अगर आप ये वाला काम करेंगे, आप कोई शक नहीं है आपने पूरी मेहनत की। आपने अगर डाटा ऑर्गेनाइज नहीं किया तो आपकी ही वर्किंग आपके काम की क्रेडिबिलिटी को ज़ीरो कर देगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी पे सवालिया निशान खड़ा कर देगी। आप कसम खाएं, मस्जिद उठाएं, जो मर्जी उठा लें, क्लाइंट कहेगा भाई मुझे क्या पता आपने अपील क्यों की है, मुझे बताओ रिजेक्शन कैसे, रिसबमिशन कैसे। अब वजह क्या बनी थी? आपने वर्किंग तो की थी, आपने डाटा ऑर्गेनाइज नहीं किया था। अब एक ऐसा क्लेम जो 6 महीने बाद या साल में एक दफ़ा आता है, जैसे मैंने मिसाल के तौर पे WOC का नाम लिया है, अब पहली दफ़ा जैसे आया था, आपने अगर डाटा ऑर्गेनाइज कर लिया होता, आपने एसओपीज़ के अंदर इस स्टेप को ऐड कर लिया होता, तो जब ये दूसरी दफ़ा क्लेम आया था, आपकी मिस्टेक रिपीट हो ही नहीं सकती थी। रिपीट मिस्टेक होने का चांस कहाँ से बना? रिपीट मिस्टेक होने का जो पॉसिबल वे था वो कैसे हुआ? आपने डाटा ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये इस बात का है कि आपने कभी भी अपने ऊपर तनकीद नहीं आने देनी, अपनी क्रेडिबिलिटी को ज़ीरो नहीं होने देना, अपनी अकाउंटेबिलिटी पे सवाल या निशान का टैग नहीं आने देना। ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी? आपने डाटा ऑर्गेनाइज करके रखना है। आज आपने एक स्टेप पढ़ा, लिख के रखो क्या पढ़ा। कल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड पे जब कोई पूछे कि भाई आपने क्या सीखा है, आप कम अज़ कम अपना जो डाटा ऑर्गेनाइज किया हुआ हो उसको दिखाओ कि मैंने ये सीखा है। अब आप 10,000 दफ़ा रिपीट कर लो, अगर आपने डाटा ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ, आप जब बताओगे कोई ना कोई चीज़ मिस कर दोगे और वो चीज़ आपकी क्रेडिबिलिटी को ज़ीरो कर देगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी पे सवालिया निशान खड़ा कर देगी और आपको नॉन सीरियस पर्सन की लिस्ट के अंदर ऐड कर देगी। क्यों? आपने डाटा ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था। तो मेडिकल बिलिंग की फील्ड के अंदर ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो ऑफिस में काम करते हैं, जो क्लाइंट का काम करते हैं, जो अपने बॉस के साथ काम करते हैं। 110% जब वो मेरी वीडियो देखेंगे वो इस बात को एग्री करेंगे कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बगैर आपकी तनकीद ख़त्म नहीं हो सकती, आपकी क्रेडिबिलिटी प्लस नहीं जा सकती और आपकी अकाउंटेबिलिटी से सवाल या निशान ख़त्म नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर मज़ीद ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और पढ़ेंगे। हम अपने अगले लेक्चर के अंदर रिकूपमेंट पढ़ेंगे कि अगर किसी क्लेम पे रिकूपमेंट आ जाती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। और उसके बाद हमारी जो जो चीज़ें रह गई हैं, जैसे NCD रूल है, LCD रूल्स हैं, और उसके बाद ग्राउंड रूल्स हैं, उसके बाद स्टेट रूल्स हैं, उसके बाद इंश्योरेंस रूल्स की हम टर्म्स पढ़ेंगे और प्रॉपरली हम चीज़ों को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी करें। अगर आप मेडिकल बिलिंग की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तब सब्सक्राइब करें। अगर आप इस फील्ड में नहीं आना चाहते, आप नॉन सीरियस हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, फिर आप सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि फिर आपको इससे कोई बेनिफिट हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि ये एक स्किल है, इसको सीखने के बाद जब आप क्लाइंट का काम करेंगे, जॉब करेंगे या आप बॉस का काम करेंगे तब आपको पेमेंट आएगी। ये जुए की ऐप या गेमिंग ऐप नहीं है। कुछ लोग इसको समझ के आते हैं तो वो फिर मायूस हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।